हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज बायो के एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और ये जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर 12th में है। इस टॉपिक का नाम है मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको वंशागति का आणविक आधार कहा जाता है। वंशागति का आणविक आधार, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे प्यारे साथियों, जब हम किसकी बात करते हैं वंशागति के आणविक आधार की, तो आपके पास में जो आपको ये फिगर दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस ओर ज़रूर जा रहा होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर, वंशागति का मतलब होता है हेरिडिटी, और हेरिडिटी के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए। इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, मेरी बात को अगर ध्यान से समझोगे आपके हर एक पॉइंट समझ आएगा। देखिएगा बच्चों, आज हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएनए के द्वारा ही जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थ ट्रांसफर होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझना। सबसे पहले ऐसा साइंटिस्ट कौन था? सबसे पहले ऐसा वैज्ञानिक कौन था जिसने हमें ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? खोज किसने की? इन सभी बातों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सर, और क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? तो मेरे दोस्तों, एक तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप होते हैं। यानी हम इस टॉपिक में डीएनए और किसकी बात करेंगे? आरएनए की। फिर मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे डीएनए की थ्योरी की, जैसे कि मेरे दोस्तों वाटसन और क्रिक की डबल हेलिकल थ्योरी। ठीक है ना? वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलित सिद्धांत भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर जो है और बात किसके बारे में करेंगे? और हम करेंगे कि भाई डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? ये बात कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कही, उन वैज्ञानिकों के प्रयोग भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। हम उस डीएनए की क्या पढ़ने वाले हैं कि उसको पैक कैसे करते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ने वाले हैं। कौन सा मॉडल? न्यूक्लियोसोम। साथ ही साथ इस टॉपिक में मेरे दोस्तों डीएनए से नया डीएनए कैसे बनता है, यानी हम डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए के प्रतिकृतियन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों इस टॉपिक में डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो पूरा मामला यहाँ पर हम अनुलेखन और अनुवादन के रूप में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? अनुलेखन, और बाद में क्या पढ़ेंगे? अनुवादन। मेरे दोस्तों, अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जबकि अनुवादन को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से इस टॉपिक के अंदर अपन मेन जितनी भी जानकारी है वो पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों, वादा करना चाहता हूँ, अगर इस क्लास के हर एक वीडियो को आपने देख लिया, चाहे वो लाइव देखो चाहे वो रिकॉर्डेड देखो, जैसे भी देखोगे आपका एक डाउट नहीं रहने दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवा दूंगा। बस भरोसा रखना मेरे दोस्तों आपके अपने इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही एक अलग अंदाज में पढ़ाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक
अम्ल की। तो मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड की। अब आप मेरे से पूछोगे सर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है क्या? मेरे प्यारे साथियों, हमारे सेल के अंदर, हमारे कोशिका के अंदर एक अम्लीय पदार्थ होता है। हमारे कोशिका के केंद्रक में मेरे दोस्तों याद रख लेना, हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारे कोशिका का जो केंद्रक है, उसमें एक एसिडिक मटेरियल होता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों? याद रख लेना किस तरह का अम्लीय पदार्थ, किस प्रकार का? एक ऐसा पदार्थ होता है मेरे दोस्तों, अम्लीय पदार्थ। कहाँ पे होता है? कोशिका के केंद्रक में। किसने पता लगाया भाई? ये जानकारी किसने दी? मेरे दोस्तों ये जानकारी देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिक्सचर। याद रखना, एफ मिक्सचर भी कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिक्सचर। और दोस्तों इस फ्रेडरिक मिक्सचर ने ही सबसे पहले, क्या इस फ्रेडरिक मिक्सचर ने ही सबसे पहले, ठीक है, किसकी खोज की थी? इस न्यूक्लिक अम्ल की। तो याद रखो न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है भैया? तो फ्रेडरिक मिक्सचर। तो इसने Na की क्या कर दी? डिस्कवरी। Na की यानी न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन हो गए भैया? तो सर जी न्यूक्लिक अम्ल के तो खोजकर्ता, डिस्कवरर फ्रेडरिक मिक्सचर है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने कौन सी सेल में इसको खोजा था? याद रखना मेरे दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ डिस्कवरी की, तो इसने जो डिस्कवरी की थी वो पस सेल में की थी। पस सेल का मतलब आप सभी जानते हैं, मवाद कोशिकाएं। यानी मेरे दोस्तों कहीं पर भी अपने शरीर में कोई घाव बन जाए, कहीं कोई चोट लग जाए और उसके बाद उस स्थान पर आपने देखा होगा पस का फॉर्मेशन हो जाता है, रस्सी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, वो जो पार्ट है मेरे दोस्तों, उस स्थान की जो सेल थी उनमें इस न्यूक्लिक एसिड की क्या हुई थी? खोज हुई थी। क्या बच्चों ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में होता है कि केंद्र के बाहर होता है? ये तो मेरे दोस्तों एक कोशिका के कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस में होगा, है कि नहीं? चूंकि ये न्यूक्लियस में था, केंद्रक में था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रकीय अम्ल। क्या कह दिया इसको? क्या इसको मैं केंद्रकीय अम्ल भी कह सकता हूं क्या? जी हाँ, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो खोज तो हो गई, कौन सी सेल में? पस सेल में। लेकिन खोज होने के बाद होड़ इस बात की थी कि नाम कौन दे? कोई तो ऐसा आएगा जो इसका नामकरण करेगा। हाँ सर आएगा, ऐसा कौन आएगा भाई? तो सबसे पहले जो नाम दिया, सबसे पहले जो नामकरण किया, देखो सबसे फर्स्ट इसका जो नेम था वो क्या था? सबसे पहले इसका नाम रखा न्यूक्लीन। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लीन। ये नाम याद रख लेना मेरे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो क्या था? न्यूक्लीन था। न्यूक्लीन नाम किसने दिया भाई? न्यूक्लीन नाम दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। याद रख लेना। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने डिस्कवरी भी की, नाम भी दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। लेकिन मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो नाम दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हमने कहा भैया तूने जो नाम दिया ये ठीक नहीं है, ठीक है, हम इसे कुछ और नाम देना चाहते हैं। हमने कुछ और नाम दिया। हमने मतलब हमारा एक मित्र है उसका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने ये नाम दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नाम इसने दिया और लास्ट और जो मेन, जैसे आज के टाइम में हम एक्सेप्ट करते हैं, वो नाम किसने दिया? वो नाम दिया अल्टमान ने। किसने दिया मेरे दोस्तों? अल्टमान नाम का वैज्ञानिक। और अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिक अम्ल, Na नाम दिया। याद रख लेना, अल्टमान के द्वारा
इसका नाम जो दिया गया वो क्या दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझना, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी थी इस बात की कि भैया अब इसको डिफाइन कौन करे, परिभाषा कौन लिखे, क्या है न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं? क्या ये शर्करा के बहुलीकरण से बनता है? क्या ये अमीनो एसिड के बहुलीकरण से बनता है? क्या ये फैटी एसिड के अणुओं के जुड़ने से बनता है? कैसे बनेगा ये? क्या मेरे दोस्तों ये न्यूक्लिक अम्ल किन मोनोमर से बनेगा? भैया ये जो आपका डीएनए है ये न्यूक्लिक अम्ल है, तो आखिर ये डीएनए जो है ये कौन सी छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बना है? कोई तो इसमें स्मॉल यूनिट होगी ना जो आपस में जुड़ती जाएगी, उन यूनिट का आपको नाम बताना है। डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। जब मैं Na के टाइप की बात करता हूं तो Na कितने टाइप का हुआ? दो। एक तो कौन से वाला Na, RNA। एक कौन से वाला Na, DNA। एक तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह बात हमें याद है सर, तो अच्छी बात है। ओके, तो बच्चों देखो मैं क्या कहूंगा, मैं यही तो कहूंगा कि ये न्यूक्लियोटाइड, किसके? न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से। न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड की यूनिट बहुत सारी मेरे दोस्तों जब जुड़ती जाएगी तो जो पॉलीमर बनेगा मेरे दोस्तों वो पॉलीमर न्यूक्लिक अम्ल होगा, ठीक है ना। याद रख लेना, न्यूक्लिक एसिड अपने आप में एक पॉलीमर है और इसका मोनोमर कौन सा है? इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो क्या हो गया? मोनोमर। मोनोमर का मतलब एक लक, ठीक है ना। और इस मोनोमर का मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जब पॉलीमर बनाना हो, ठीक है ना, तो इनको आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए तो इसका बहुलीकरण हो गया, ठीक है, और एक पॉलीमर बना। उस पॉलीमर को ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक, यहां से दो क्वेश्चन पूछ लो आपसे, पूछ लो सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि Na की डिस्कवरी, सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि Na का न्यूक्लियन नाम, न्यूक्लियन नेम गिवन बाय, नाम दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? यानी मेरे दोस्तों, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो आखिर किस प्रकार के यूनिट से जो है बनता है, कंपोज होता है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सी यूनिट से बना हुआ है। अब आपको आंसर देना है, ठीक है। और एक बात और है कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? Na, नेम गिवन बाय, ठीक है। अब आप इनका आंसर बता दो, क्या होगा सर? बहुत सिंपल, ठीक है भैया। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है सर। न्यूक्लियन नाम किसने दिया? सेम फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसके बने हुए हैं? सर न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है ना मेरे दोस्तों, देखो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में ही है। अब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा ये नहीं सोच ले सर हिंदी में बताओ न्यूक्लियोटाइड को हिंदी में क्या कहते हैं।
तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड ही कहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखें, तो ये न्यूक्लियोटाइड के बने हुए है। ओके, तो भैया न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? ऑल्टमान ने। किसने दिया? ऑल्टमान ने। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बढ़े, बिल्कुल। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों आप मेरे को एक बात बता दो कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड होगा, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती है, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, वो अब हमें समझना होगा। तो देखो बच्चों, इतना आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये आपका हो गया न्यूक्लिक एसिड, यहां तक बात क्लियर। न्यूक्लिक एसिड जो है किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड के। अब इतना तो आपको पता है कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बता दूं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कौन सी चीज होगी, तो आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना भैया। देखो मैं कह रहा हूं न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ये बना है, तो एक अकेले न्यूक्लियोटाइड में क्या है वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं मेरे दोस्तों, उनके अंदर टोटल 3 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? 3। कौन से 3 घटक होते हैं भाई? सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं उसको? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, इसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। पेंटोज शर्करा उसको कहते हैं मेरे दोस्तों जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन वाली? याद ये आगे बताऊंगा वैसे भी मैं, ठीक है। तो ये हो गया पेंटोज शुगर। अब आते हैं नीचे। अब यहाँ है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस का मतलब नाइट्रोजनी सार। नाइट्रोजनी सार, तो दूसरा इसका जो घटक हो गया मेरे दोस्तों वो है नाइट्रोजनी सार। तीसरा जो इसका घटक है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो याद रख लो तीसरा इसका घटक है फॉस्फोरिक अम्ल। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में ये चीजें होगी। अब आपको एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि भाई डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी यही होगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी यही होगा। यानी भैया न्यूक्लिक एसिड जो है वो या तो कौन सा हो, डीएनए, या कौन सा हो, आरएनए। तो दोनों के अंदर ही ये कंपोनेंट तो होंगे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं पेंटोज शुगर की बात करूं तो पेंटोज शुगर मेरे लाडलो 2 तरह की होती है। जो पेंटोज शुगर डीएनए में पाई जाती है, किसमें? डीएनए में। जो पेंटोज शर्करा डीएनए नाम के न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं उसको? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो डीएनए के अंदर होती है। और आरएनए के अंदर कौन सी होती है? आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। तो इसका मतलब ये शुगर 2 तरह की हो गई, एक डीऑक्सीराइबोज और एक राइबोज। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी पेंटोज शर्करा का नाम बताओ जो किस में पाई जाती है? डीएनए में, तो नाम बता दो कि कौन सी होती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखो और राइबोज किस में होगी? तो सर राइबोज शुगर जो है वो पाई जाती है आरएनए में। इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब इनकी स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा। अब बात कर रहे हैं नाइट्रोजनी बेस की। मेरे दोस्तों नाइट्रोजनी बेस 2 टाइप की होती है। कौन से 2 तरह की सर? एक का नाम होता है प्यूरिन। क्या नाम होता है? प्यूरिन। दूसरी का नाम होता है पाइरीमिडिन। क्या? पाइरीमिडिन, ठीक है। तो एक तो प्यूरिन, दूसरी पिरीमिडिन। ये नाम याद रख लेंगे सर हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक होती है प्यूरिन, दूसरी होती है पिरीमिडिन। पिरीमिडिन। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर,
अब देखो, प्यूरीन जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें दो क्षार आती है। कौन सी दो क्षार आती है भाई? इसमें एक तो होती है आपकी एडिनिन। कौन सी होती है? एडिनिन। और दूसरी इसमें होती है ग्वानिन। कौन सी? ग्वानिन। तो एडिनिन एंड ग्वानिन, एजी, क्या याद रखना है? एजी। प्यूरिन में एजी, प्यूरिन में एजी। और पिरिमिडिन में 3 क्षार आती है। कितनी क्षार शामिल है इसमें? 3 बेस शामिल है। कौन सी 3? तो याद रखना, सी, दूसरा यू, तीसरा टी। CUT। सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल, टी का मतलब थायमिन। यहाँ 3 होती है, तो कौन सी? साइटोसिन, फिर यूरासिल, फिर थायमिन। ठीक है, ये 3 होगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? टोटल 5 हो गई ना, याद रखो। लेकिन देखो, प्यूरिन जो होती है ना, मैं आगे बताऊंगा, प्यूरिन जो है वो सभी के अंदर पाई जाती है, दोनों। ये डीएनए में भी एडिनिन ग्वानिन होगी और आरएनए में भी एडिनिन ग्वानिन होगी। ठीक है, इधर पिरिमिडिन पे आओ। पिरिमिडिन में जो आपकी ये साइटोसिन है, ठीक है ना, साइटोसिन डीएनए में भी होगी, आरएनए में भी होगी। लेकिन जो ये यूरेसिल दिख रही है ना, ये यूरेसिल केवल आरएनए में होती है और ये थाइमिन केवल डीएनए में होती है। ओके, डन। चलो अब बात कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। और बच्चों, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसी की वजह से हमारे डीएनए को जो है वो अम्लीयता मिलती है। डीएनए एसिडिक होता है ना, आरएनए एसिडिक होता है, वो इस फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से। ओके, आगे बढ़े। चलो अब देखो बच्चों, अब मेरी बात को आप अच्छी तरह से जान लेना। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल को अलग अलग लिखूं, अब मैं अगर ये कहूँ कि भैया डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा, अगर अपन अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो समझ लेना, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होती है, बिल्कुल पेंटोज शुगर तो होगी। कौन से वाली पेंटोज शुगर होगी? अब मैं सीधा लिख दूं क्या? बिल्कुल सर, सीधा लिख दो। तो यहाँ होगी डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। ओके, आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शर्करा। इतनी बात समझ में आई? एक अंतर आपको समझ आया? ठीक है, मैं कौन सी न्यूक्लियोटाइड में अंतर बता रहा हूँ आपको? मैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर अंतर बता रहा हूं। अगर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड हो तो उसमें क्या होगा और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड हो तो उसमें क्या होगा। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में कौन सी पेंटोज होती है? डीऑक्सी। और आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट होता है यहां पर मेरे दोस्तों नाइट्रोजनस क्षारक, एन बेस। अगर मैं नाइट्रोजनी क्षार की बात करूं तो डीएनए के अंदर मेरे दोस्तों, डीएनए के अंदर एडिनिन जो है, एडिनिन के अंदर तो दोनों ही होगी। तो यहाँ पे बात अगर करें किसकी? एडिनिन की, तो एडिनिन में यहाँ पर मेरे दोस्तों कौन होगी? एजी, सॉरी प्यूरिन, एडिनिन नहीं प्यूरिन। ठीक है ना। नंबर 1 जो नाइट्रोजनी क्षार है मेरे दोस्तों उसको बोलते हैं प्यूरिन। तो यहाँ प्यूरिन के अंदर मेरे दोस्तों एडिनिन और ग्वानिन दोनों हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर अपन प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में यहाँ पर भी एडिनिन और ग्वानिन है, ये कॉमन बात हो गई। इतनी बात समझ आई? अब सुनिएगा, दूसरी जो नाइट्रोजनी बेस है उसको अपन पाइरामिडीन कहते हैं। पाइरामिडीन के अंदर अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में क्या CUT कट तीनों होती है क्या? नहीं, यहाँ होती है केवल CT, साइटोसिन एंड थाइमीन। अब आरएनए की अगर पाइरामिडीन की बात करें, ठीक है ना, तो आरएनए की जो पाइरामिडीन होती है, आरएनए की पाइरामिडीन में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर भी साइटोसिन है तो यहाँ पर भी होगी। लेकिन यहाँ पर डीएनए में क्या है?
थाइमीन, और आरएनए में इसके स्थान पर क्या होती है, यूरेसिल। यही सबसे बड़ा फर्क है आरएनए और डीएनए में, याद रख लेना। नाइट्रोजनस बेस के केस में, नाइट्रोजनी सार के केस में आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, तो याद रख लेना, डीएनए के अंदर तो होती है थाइमीन और आरएनए में होती है यूरेसिल। बाकी नाइट्रोजनी बेस सेम है। ओके, बाकी तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल सेम। ठीक है, इधर साइटोसिन है तो इधर भी साइटोसिन, ये भी सेम हो गए। अब देखो, और क्या पेंटोज शुगर में कोई अंतर है, हाँ है। यहां पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली है, डीऑक्सीराइबोज, जबकि यहां पर क्या है, राइबोज। जानते हो डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही नाम है डीएनए का। तो डीएनए का नाम किस आधार पे दिया गया जानते हो, इस शर्करा के आधार पे। डीएनए का नाम हमेशा पेंटोज शुगर के आधार पे दिया गया, याद रखना, ये मेन कंपोनेंट है डीएनए का। इसी तरह से आरएनए का नाम क्या है, आरएनए का नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि आरएनए में राइबोज नाम की शर्करा है। ओके, डन। अब सुनिएगा, लास्ट कंपोनेंट भी सेम होगा, तो ये इसका सेकंड कंपोनेंट, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल। ये लो भैया, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पर भी तो यही होगा, सीधी सी बात है, यहां पर भी होगा फॉस्फोरिक अम्ल। कई बार ये फॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है, यहां पर भी फॉस्फेट PO4 3-। ओके, तो ये भी सेम हो गया ना दोनों तरफ, यस, सिमिलर। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दोनों की न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़े। बिल्कुल, अगर यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया, क्या पूछा सर जी हमारे से, अगर आपसे ये पूछा कि बताओ प्यारे बच्चों, क्या सर ये बताओ कि आपके पास अगर डीएनए है, ठीक है ना, तो डीएनए में वह पायरामिडिन बेस, डीएनए में वह पायरामिडिन नाइट्रोजनी बेस जो आरएनए में एब्सेंट होती है, बताओ देखें, डीएनए के अंदर वह पायरामिडिन बेस कौन सी है, डीएनए के अंदर ऐसी कौन सी पायरामिडिन है जो आरएनए में नहीं होती, बता दो। क्यों नहीं बताते, सांप सूंघ गया है का। ठीक है सर जी, ऐसी डीएनए में जो बेस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर थायमिन। थायमिन सर ओनली डीएनए में है, ठीक है ना, जो है आरएनए में नहीं होती। ठीक, एक सेकेंड, ठीक, ओके, हाँ जी, तो इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे दोस्तों एमसीक्यू, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइएगा आरएनए नाम का आधार यानी बेस, आरएनए आपने नाम दिया, उसका क्या बेस है, उसका क्या आधार है, क्यों नाम दिया आपने आरएनए, कोई तो ऐसा बेस होगा जिसके आधार पे दिया। जी हाँ, इसका मेन जो बेस है वो है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर, राइबोज, इतना याद रख लोगे, बिल्कुल। अब अगर एक क्वेश्चन और पूछूं कि वर्तमान जीवों में जेनेटिक मटेरियल, आज के समय में जितने भी जीव है उनमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए है कि आरएनए है, क्या लिखोगे,
जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट टाइम में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? DNA। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और मुझे लगता है आप उसका आंसर मुझे जरूर देंगे, निराश नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लेना, ठीक है बच्चों? मेरी बात को अब सुनो। बात यह है कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म है क्या जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं है, RNA है? ऐसा मैं ऑर्गेनिज्म नहीं कहता, चलो कोई ऐसा है क्या इस पृथ्वी पर जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल, ऐसा कोई है क्या जिसमें RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है? बता सकते हो किस में होता है RNA आनुवंशिक पदार्थ? बता सकते हो किस में? ऑप्शन बता दूं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड वायरस। ठीक है, चलो तीन ही बहुत है। कौन है ऐसा जिसमें RNA जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है? बता सकते हो? जीवाणु तो नहीं हो सकता, फंजाई यानी कवक भी नहीं हो सकता, तो कौन? वायरस यानी विषाणु। कौन से ऐसे विषाणु हैं जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है? नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। क्या सभी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है? नहीं, कुछ वायरस में RNA तो कुछ में DNA होता है, ठीक है, लेकिन वायरस में दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, तो TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस ये एक RNA विषाणु है, याद रखना। फिर HIV ये भी एक RNA वायरस है और HIV की वजह से कौन सी बीमारी होती है भैया? एड्स, है कि नहीं? ओके डन। ओके, अब बच्चों इतनी बात आप याद रख लोगे क्या? रख लेंगे सर, ठीक है। चलो चलो इतनी बात हो गई। एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA, सर्कुलर DNA किस में पाया जाता है? ऐसे वायरस का नाम बताना है जिसमें एक रज्जु की वृत्ताकार DNA पाया जाता है। एक रज्जु वाला वृत्ताकार DNA, कितने स्ट्रैंड वाला? एक रज्जु वाला, मतलब एक धागा और वृत्ताकार कुछ इस तरह से। इस तरह का DNA एक वायरस में होता है। आप नाम बता सकते हैं, एक का दो का जितने का बताना चाहो। ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके डन, आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। अब देखिए मेरे साथियों, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस, इनके अंदर जो पेंटोस शुगर है ना, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होता है, वो मैं बताना चाहता हूं, सुन लो आप। तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल का जो कंपोनेंट है, न्यूक्लिक अम्ल के कंपोनेंट में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? देखो न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन सी चीजें हैं, अपन ने अभी पढ़ी। देखो आप, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनी क्षार है और फॉस्फोरिक एसिड है। सबसे पहले इस पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं। ये लीजिएगा, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर जो है ये 5 कार्बन वाली शर्करा है। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन शुगर है। इसे क्या बोलेंगे? 5 कार्बन शुगर। इतनी बात समझ आई। अब देखो पेंटोस शुगर में एक डीऑक्सी राइबोज एक राइबोज, उन दोनों की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप स्ट्रक्चर से समझ लो कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है ना। अब बताओ इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है? जहां जहां कार्बन है वहां मैं इस तरह से बना रहा हूं डॉट, ठीक है। बताओ इसके रिंग में कितने कार्बन है? तो पेंटोस शुगर की जो रिंग होगी मेरे दोस्तों, उसमें कितने कार्बन है? रिंग में टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन तो है रिंग में, एक कार्बन इसमें बाहर की तरफ होता है मेरे दोस्तों। एक कार्बन इसमें किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, यहां पर। ओके, तो एक कार्बन तो इसमें ये वाला हो ही गया,
ठीक है। और यहाँ जो ये बाहर की तरफ कार्बन है ना, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया CH2OH, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और नीचे की तरफ यहाँ हाइड्रोजन होता है। इतना पहले मुझे बनाने तो ये 5 कार्बन हो गए। अब एक इधर और बनाते हैं, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूँ डीऑक्सी की। किसकी बना रहा हूँ? डीऑक्सी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा की संरचना। और यहाँ क्या बना रहा हूँ भैया? यहाँ मेरे दोस्तों मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये कौन सी शुगर की बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं केवल और केवल राइबोज शुगर की ही बनाने जा रहा हूँ। इसमें भी ये कार्बन है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, और एक कार्बन इसमें बाहर की तरफ होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये लीजिएगा, यहाँ पे होगा CH2OH और इधर होगा H। ओके, एनी डाउट? नो डाउट सर। अब देखिएगा, अब इन दोनों शुगर में क्या अंतर है, पहले ये जान लो। ये आपकी हो गई राइबोज शर्करा। दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है? देखो मेरे दोस्तों, दोनों के फॉर्मूले भी बता देता हूँ, सूत्र भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले संरचना देखो आप। इसके अंदर भी सबसे पहले होगा H और OH, तो इधर भी पहले कार्बन के ऊपर होता है H और OH। सेम है, कोई फर्क नहीं। इधर आ जाओ मेरे दोस्तों, सेकंड कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आ जाओ सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाओ थर्ड कार्बन के ऊपर। थर्ड कार्बन पे यहाँ पर भी होगा H और OH, यहाँ पर भी थर्ड कार्बन पे होगा H और OH। समान है, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब सुनिएगा, और यह है आपका फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में यहाँ OH नहीं है, सीधा H है और ऊपर की तरफ लगा हुआ है CH2 और OH। तो 5वें कार्बन पे OH है, इधर भी 5वें पे OH है। इतनी बात क्लियर है? अब देख लो आप। अब मेरे दोस्तों, जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन पर इस इस राइबोज शुगर में OH पाया जाता है। इधर तो OH पाया जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर केवल H और H होता है, OH नहीं होता। फर्क समझ आ गया? केवल यहाँ पर अंतर है, देखो ये केवल यहाँ पर अंतर है, देखिएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों के सूत्र और फॉर्मूला की बात करेंगे तो दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर दिखेगा? दोस्तों, इस डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक ऑक्सीजन कम होगा, जबकि उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो फॉर्मूला बना लें इसका। बना लो सर। देखो कार्बन तो 5 होंगे ही। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन दोनों में बराबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और 10 कितने है? 10 है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। ये लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका सूत्र हो गया किसका? डीऑक्सीराइबोज का, ठीक है। अब राइबोज शर्करा का सूत्र देखते हैं। राइबोज शर्करा का फॉर्मूला क्या होगा? देखो कार्बन तो बराबर ही होंगे, तो C5। हाइड्रोजन तो बराबर ही होंगे, H10। लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होंगे जरा बताना। तो सर यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने होंगे? 5। तो बताओ मेरे दोस्तों, ठीक है, दोनों के फॉर्मूला में क्या फ़र्क है? डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। राइबोज में ऑक्सीजन कितने हैं? 5। याद रख लोगे क्या? देखो C5H10O5, ठीक है, C5H10O5, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या है? C5H10O4। अंतर समझ आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। ये इसका पहला कार्बन, ये उसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। तो बताओ इसके दूसरे कार्बन पर OH है? यस, लेकिन डीऑक्सीराइबोज के दूसरे कार्बन पर OH नहीं होता। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन। बताइए मेरे दोस्तों, इसके सेकंड कार्बन पे ग्रुप OH एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, इसकी क्या हो गई? इसके यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप नहीं होगा? सेकंड कार्बन पर ग्रुप OH एब्सेंट,
जबकि मेरे दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड कार्बन होगा, यहाँ ग्रुप OH क्या होगा, प्रेजेंट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ से MCQ क्या बन सकता है, एक तो इनके फॉर्मूले के बारे में बन सकता है, और एक MCQ ऐसे बन सकता है कि वह कौन सी शुगर है जिसके सेकंड कार्बन पर ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। वो शुगर है राइबोज। राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? RNA में। जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाई जाती है? DNA में। तो ये शुगर तो किस में प्रेजेंट होगी? DNA में प्रेजेंट होगी। इसके सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट रहेगा। इतनी बात याद रखना। और ये मेरे दोस्तों याद रखना, स्टेबल होती है, स्थायी होती है, कम सक्रिय होती है। ओके, डन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के बाद दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? नाइट्रोजनी बेस। अब देख लो भैया, नाइट्रोजनी बेस की मैं आपको स्ट्रक्चर भी कहीं दिखाना चाहूँगा। ये रहा, ठीक है ना। आप इन स्ट्रक्चर को अपन यहाँ से हटा लेते हैं और थोड़ा रिवर्स में लेके आते हैं। कहाँ पर? बिल्कुल इसके आगे, यहाँ पर। देख लो बच्चों, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। सुनो मेरे साथियों, बहुत बड़ी बात आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्यूरिन्स भी है और पायरामिडिन्स भी है, ठीक है ना। इनकी स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँगा तो पहले कुछ चीज़ें पहले से ही आप देख लो। चलो इस बोर्ड पे ये चीज़ें पहले से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये तो आपकी है एडिनिन की। ये तो कौन है? एडिनिन। यहाँ पर कौन है? गुआनिन, ठीक है। ये दोनों प्यूरिन होती है, आपको ही मालूम है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन में देखो ये कौन सी है? थायमिन। ये साइटोसिन, और फिर आगे यूरेसिल। तो दोस्तों, ये जो नाइट्रोजनी बेस में जो पायरामिडिन है, ठीक है, पायरामिडिन, इस पायरामिडिन में देखो आप, ये नाइट्रोजनी बेस है तो इसमें नाइट्रोजन तो होगा ही। पायरामिडिन में कितने नाइट्रोजन है? देखो देखें, 1 और 2। तो इस पायरामिडिन में नाइट्रोजन तो कितने हैं? 2। अब कार्बन देखिएगा, 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन कितने हैं? 4। तो मेरे दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि पायरामिडिन रिंग, कैसी रिंग? पायरामिडिन जो वलय होती है, कौन सी वलय? पायरामिडिन। पायरामिडिन रिंग में कार्बन कितने हैं? 4। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इन सभी में यही है। देखो यहाँ पर कितने हैं? नाइट्रोजन 2 हैं, और कार्बन कितने हैं? देख लो, 1, 2, 3 और 4। इसमें भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और कार्बन कितने हैं? 4। तो अगर ऐसे पूछे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में से 2 तो नाइट्रोजन और 4 कार्बन वाली जो रिंग है, वो रिंग मेरे दोस्तों किस में पाई जाती है? वो रिंग प्यूरिन में होती है, पायरामिडिन में? पायरामिडिन में होती है। याद रख लेना, बड़ी बात आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? नाइट्रोजनी क्षार की। बात किसकी कर रहा हूँ? नाइट्रोजनी क्षार की। और बच्चों, मैं DNA के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में इतना इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये इस टॉपिक का मूल है, ये इस टॉपिक का बेस है। जब आपको बेस ही समझ नहीं आएगा तो पूरा टॉपिक कैसे पढ़ पाओगे? तो बेस को हमेशा मजबूत रखो। किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हो तो उस बेस को इतना ज़्यादा मजबूत रखो, उस पर इतनी अच्छी पकड़ रखो कि आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, जो आपकी N बेस होती है, जो नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है ना, मैंने अभी बताया कि एक तो कौन सी होगी? पायरिमिडिन। एक तो पायरामिडिन्स होता है, और दूसरी कौन सी होती है? प्यूरिन्स होती है। अब देखो, जो आपकी प्यूरिन होती है और जो दूसरी पिरिमिडिन है, इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो पायरामिडिन होता है ना, इसमें 4 तो कार्बन और 2 नाइट्रोजन वाली क्या होगी? रिंग। इसकी जो वलय होती है उसके अंदर 4 तो कार्बन होते हैं, 2 क्या होते हैं? नाइट्रोजन। जब भी याद रखें इस तरह की रिंग आपको कहीं पर भी दिखे, आप तुरंत बता देना कि सर जी ये जो रिंग है न, ये तो
पायरामिडिन रिंग है। ठीक है, जैसे मैंने एक नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चों ज़रा बताओ तो इसको आप क्या कहोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए, सर इसको हम पायरामिडिन रिंग कहेंगे। ये नंबर फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 5 स्टार पॉइंट है, याद रख लेना। ये जो पहली पोजीशन का नाइट्रोजन है, ये कौन सी पोजीशन का नाइट्रोजन है? फर्स्ट पोजीशन का पायरामिडिन। ठीक है ना, याद रखना मेरे दोस्तों। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? सर यहाँ मुझे पेंटोज शर्करा दिख रही है। इस पेंटोज शर्करा के साथ में मेरे दोस्तों नाइट्रोजनी बेस जुड़ती है। यहाँ पर आकर के कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनी बेस। सर क्यों नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनानी है हमें, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजनी बेस को भी जोड़ना होगा और फॉस्फोरिक अम्ल को भी जोड़ना होगा। तो नाइट्रोजनी बेस तो हमेशा इस पेंटोज शर्करा का जो पहला कार्बन है उसके साथ जो है मेरे दोस्तों नाइट्रोजनी सार जुड़ेगी, और इस पेंटोज शर्करा का जो ये 5वां कार्बन है इसके साथ ऊपर की तरफ H3PO4 जुड़ेगा, मतलब PO4 3-। फॉस्फेट जो आयन है वो तो ऊपर की तरफ कौन से कार्बन से जुड़ेगा? 5वें से, और पहले कार्बन से कौन जुड़ेगी? नाइट्रोजनी बेस। तब जाकर के एक स्ट्रक्चर बनेगी, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ओके मेरे दोस्तों, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तुरंत आंसर दे देना मेरे लाडलो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये पेंटोज किसके साथ? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ता है, फर्स्ट पोजीशन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजनी सार का पहला कार्बन है उससे इस पिरिमिडिन रिंग का पहला नाइट्रोजन जुड़ेगा। बात है ये, फर्स्ट पोजीशन का मतलब है इसका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो अटैच होगा। ओके, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक। बॉन्ड कौन सा बनेगा? फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ेगा, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, इतनी बात याद रखना। अब पायरामिडिन में कितने तरह की रिंग है? तो पायरामिडिन में 3 होती है, CU-T, CU और T। साइटोसिन तो केवल किस में होती है? DNA में। यूरेसिल केवल किस में होती है? यूरेसिल RNA में। थाइमीन केवल DNA में। साइटोसिन दोनों में, RNA और DNA दोनों में तो साइटोसिन, यूरेसिल RNA में, थाइमीन DNA में। ये तो पिरिमिडिन की बात हो गई। अब प्यूरिन। बच्चों प्यूरिन रिंग किस तरह की होती है? ये अपने आप में बड़ी बात है, और प्यूरिन से अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जो प्यूरिन रिंग है ना, अगर मैं इस पिरिमिडिन रिंग के साथ एक और एक्स्ट्रा रिंग को जोड़ दूं तो वो पायरामिडिन रिंग बन जाती है। जैसे देखो बच्चों, देखिए मैंने एक रिंग बनाई, ठीक है, ये आपकी पिरिमिडिन रिंग हो गई। किस तरह की रिंग हो गई? ये आपकी हो गई पायरामिडिन रिंग। ओके, ये लो, ये आपकी पायरामिडिन रिंग हो गई। पायरामिडिन रिंग में 2 नाइट्रोजन लगा दो, ये एक पहला यहाँ पे लगा दिया और फिर दूसरा यहाँ पे लगा दिया। डन। अब देखो, अब बच्चों इस रिंग के साथ एक रिंग हम और जोड़ रहे हैं, और जो ये एक रिंग हम जोड़ रहे हैं ना, इसको इमिडाजोल रिंग कह रहे हैं। कैसी रिंग कह रहे हैं इसको? इमिडाजोल। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछे, और इस इमिडाजोल में भी नाइट्रोजन होता है यहाँ पर, ये लो, ठीक है, तो बच्चों ये आपकी इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, तो भैया इस इमिडाजोल रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इमिडाजोल रिंग मेरे दोस्तों पायरामिडिन रिंग के साथ जुड़ी है, तब जाकर के क्या बनी है? प्यूरिन। देखो कैसे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। ये देखो आप, ये आपको इतना दिख रहा है, मैं जिसको कवर कर रहा हूँ पहले उसको देखो। मैं जो कवर कर रहा हूँ ये जो रिंग है देखो आप, ये आपकी पूरी पायरामिडिन रिंग है, बिल्कुल। अब पायरामिडिन रिंग के साथ में मैंने ये एक रिंग जोड़ दी, और सॉरी इस पे 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो रिंग आपके साथ जोड़ी है, इस रिंग का नाम केवल इतनी का, जिसके ऊपर मैंने घेरा बनाया, इसको बोलते हैं इमिडाजोल।
ठीक है, इमिडाजोल। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी इमिडाजोल रिंग हो गई। तो इमिडाजोल रिंग किसके साथ जुड़ गई? पायरामिडिन रिंग के साथ। तब क्या बनी? तब बनी प्यूरिन। तो देख लो, प्यूरिन में एक तो कौन सी रिंग है? इमिडाजोल। एक कौन सी रिंग है? एक पायरामिडिन। पायरामिडिन रिंग के साथ इमिडाजोल रिंग के जुड़ने से क्या बनता है? प्यूरिन रिंग बनता है। इतनी बात याद रख लोगे? रख लेंगे सर। देखो बच्चों, तो वापस बेक में आते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन की पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? तो पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। ये लीजिएगा, नाइट्रोजन किस पोजीशन पे है? ये फर्स्ट मान लो, यहाँ सेकंड, फिर ये थर्ड, 4, 5, 6, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे होगा 7, फिर ये होगा 8 और ये होगा 9। तो ये 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो, कौन सी पोजीशन का? 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है मेरे लाडलो, याद रख लेना 2 मिनट। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है। तो 9वीं पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ता है? वो मेरे दोस्तों इस प्यूरिन के अंदर याद रख लेना। ठीक है, याद रखो। ठीक है, प्यूरिन का 9th पोजीशन का कौन नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। तो प्यूरिन के अंदर तो 9वां नाइट्रोजन जुड़ता है किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर पिरिमिडिन में फर्स्ट नाइट्रोजन जुड़ता है किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। बस इतना याद रख लो। प्यूरिन जो है, इसमें 2 तरह की प्यूरिन आती है, एक तो एडिनिन और दूसरी गुआनिन। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा वाली रिंग है इसको इमिडाजोल कहते हैं। तो बताओ, अगर मैं इस पायरामिडिन रिंग को हटाऊं तो इमिडाजोल रिंग में क्या है? देखना, तो इमिडाजोल रिंग में 2 तो नाइट्रोजन है, ये लो इमिडाजोल रिंग। ठीक है ना, तो इसमें एक इमिडाजोल रिंग है। तो इसमें क्या है देखो, ठीक है, इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग के अंदर 2 तो नाइट्रोजन है, ओके। इसके अलावा 2 नाइट्रोजन के अलावा एक ये कार्बन हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 1, 2 एंड 3 कार्बन है। तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इमिडाजोल रिंग किस प्रकार की रिंग है? तो 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन वाली रिंग है। और अलग से पूछे पिरिमिडिन कैसी रिंग है? तो पिरिमिडिन कैसी रिंग है? 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन वाली। इमिडाजोल में भी नाइट्रोजन 2 है और पायरामिडिन रिंग में भी नाइट्रोजन 2 है। और पूरी की पूरी प्यूरिन रिंग में नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है। ठीक है, इसमें टोटल कितने नाइट्रोजन है? 4 है। तो मेरे दोस्तों, हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन किस में होता है? हमेशा प्यूरिन में, ना कि पायरामिडिन में। इतनी बात समझ आई? ओके, ठीक है, देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। अब देखो, अब यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि प्यूरिन का पेंटोज शुगर के साथ कनेक्शन किस प्रकार का होगा? देखो, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि प्यूरिन पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट होगी, किस तरह से कनेक्ट होगी? क्या प्यूरिन का, ठीक है ना, अब मैं यहां शॉर्ट में बता रहा हूं, प्यूरिन का फर्स्ट नाइट्रोजन जुड़ेगा, नंबर फर्स्ट। सेकंड, जो प्यूरिन है उसका मेरे दोस्तों 7 नाइट्रोजन जुड़ेगा, यानी 7th पोजीशन का नाइट्रोजन। और या फिर प्यूरिन का 9th पोजीशन का नाइट्रोजन जुड़ेगा। बताओ, पेंटोज शुगर के साथ प्यूरिन का कौन से पोजीशन वाला नाइट्रोजन जुड़ता है? कौन सी पोजीशन वाला? 9th पोजीशन का नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? पेंटोज शुगर के साथ। इसी तरह से एक हमने बात किसकी की थी? पायरामिडिन की बात की थी। तो जो पायरामिडिन्स होती है, पायरामिडिन सदैव किसके साथ? पेंटोज शुगर से जुड़ेगी। ये पेंटोज शुगर से किस तरह से जुड़ेगी भाई? तो याद रखना, इस पायरामिडिन का फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन
पेंटोज शुगर से कौन से बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा क्या जुड़ेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अब एक बहुत ही बड़ा एमसीक्यू आपके सामने रखना चाहता हूं, चलो ये अगली स्लाइड में रखते हैं। देखो बच्चों, अगर याद रखना, अगर पेंटोज शुगर, कौन, पेंटोज शुगर के साथ कौन जुड़ जाए, नाइट्रोजनी बेस, चाहे प्यूरिन जुड़े चाहे पिरिमिडिन जुड़े, तो उसको क्या कहते हैं। और अगर पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजनी सार भी जुड़े और साथ ही साथ फॉस्फोरिक अम्ल भी जुड़े, ये तीनों जुड़े तो बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं भैया? जब ये तीनों जुड़ते हैं तब तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से घटक होते हैं तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन भैया ये भी तो बताओ ना, अगर मैं पेंटोज शुगर से केवल नाइट्रोजनी बेस जोड़ूं तो क्या बनेगा? तो मेरे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है भाई? तो सर जी, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। क्या नहीं है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, क्या तीसरी कंडीशन बताओ, क्या मैं ये तीनों ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, बड़े बड़े मेडिकल एग्जाम में, नीट में भी ये क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं ये कह दूं तो न्यूक्लियोसाइड, अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर ये फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दूं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बिल्कुल। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में मैं फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट जोड़ दूं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? न्यूक्लियोटाइड में। ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, अब सुन लेना। देखो बच्चों, अब ये जो आपका ये नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी बेस के अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक अम्ल। सीधी सी बात है, फॉस्फोरिक अम्ल। अब जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, उसका फॉर्मूला बताना क्या होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है H3PO4। तो H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये फॉस्फोरस हो गया, इसके साथ OH ग्रुप हो गया, फिर OH ग्रुप हो गया, फिर OH ग्रुप हो गया और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया। ये तीन चीजें होती है, सीधी सी बात है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब एक बात है, क्या है सर, यहां से आपका अगर हाइड्रोजन निकाल दूं, यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं, यहां से निकाल दूं तो टोटल कितने निकल गए? 3 निकल गए। यहां पर कैसा आवेश? अब देखो, यहां H+ जाएगा तो O- तो आना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो अगर 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो तीनों जगह नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 3 हाइड्रोजन निकलने से क्या बना? यह बन गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज और यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज। तो बना क्या सर? बना ये देखो P, फिर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। और ये एक नेगेटिव चार्ज, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो 3-। ये इसको क्या कहते हैं सर? PO4 3- को, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या कहते हैं? फॉस्फेट। तो जरा बताओ तो फॉस्फोरिक अम्ल से फॉस्फेट कैसे बनता है? जब उससे कितने हाइड्रोजन निकल जाए? 3। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, एनी डाउट? नो डाउट सर। अब सुनिएगा, अब जो आपका ये फॉस्फेट या जो फॉस्फोरिक अम्ल है, ये शुगर के साथ कैसे जुड़ता है? तो याद रखना, ठीक है ना। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है मेरे दोस्तों, ये हमेशा किससे? पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ता है। कौन से कार्बन से जुड़ता है? 5th कार्बन से। और कौन से बॉन्ड द्वारा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ता है। इतनी बात समझ आई क्या? बिल्कुल आ गई सर, ठीक, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में भी, फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। अब देखो, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, फिर न्यूक्लिक एसिड आपका पूरा हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या है? सुनो, लास्ट पॉइंट ये है कि मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट ये है
कि आपका जो ये फॉस्फोरिक एसिड है ये पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है ना, कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा? ये जुड़ेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। और ये पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ेगा? 5th कार्बन से जुड़ेगा। इतनी बात तो समझ आ ही रही है? बिल्कुल सर। अब सुनिएगा, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये वास्तव में अम्लीयता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जो आपका डीएनए है वो एसिडिक है, तो कहीं ना कहीं इस फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से। ओके डन। अब मेरी बात सुनो लास्ट में। अब बच्चों तीनों ही चीज आपने पढ़ ली। देखो शुरुआत से एक बार देखो, बात को समझो। मेरे प्यारे लाडलो, वंशागति का आणविक आधार, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें यह कहा गया है कि लक्षणों की वंशागति, कैरेक्टर की हेरिडिटी किसके द्वारा होती है? डीएनए के द्वारा वर्तमान समय में। लेकिन ये डीएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल खोजा किसने? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने। कौन सी सेल में? पस सेल में। पहले क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। फिर न्यूक्लिक अम्ल किसने नाम दिया? अल्टमान ने। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कैसा? डीएनए। दूसरा कैसा? आरएनए। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल सर। आगे बढ़ें, बढ़िएगा। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस में। प्रकृति कैसी है? अम्लीय यानी एसिडिक। न्यूक्लिक अम्ल कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है? 3 से। न्यूक्लिक अम्ल में कौन से 3 कंपोनेंट है? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। ठीक है। इसका मतलब सर जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें ये 3 चीजें तो है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की अकेली यूनिट में क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तब न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, यानी या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। तो भाई न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं तोड़ूं तो अंदर से क्या निकलेगा? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दोगे भाई, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ा तो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुए। ये मान लो न्यूक्लिक एसिड है और इसमें ऐसे यूनिट है। मैंने इस न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन किया तो इससे ये वाली यूनिट निकली, इसको बोला न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को मैंने काट दिया तो ये 3 चीजें प्राप्त हो गई, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल। जब पेंटोज शुगर को काट के अलग किया अंदर से निकला डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला C5H10O4 और राइबोज शुगर का C5H10O5। ठीक है। ये देखो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या फर्क है दोनों में? सर राइबोज शुगर के अंदर एक OH ग्रुप ज्यादा होता है। ठीक है सर। इस पेंटोज शुगर का जो ये पहले वाला कार्बन होता है ना, इससे नाइट्रोजनी बेस जुड़ती है और 5वें वाले कार्बन से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है, तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके 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 ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अब सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ें, बढ़ो सर। अब देखिए ये नाइट्रोजनी क्षार दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है ना, जो है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनस बेस में एक तो कौन होती है? पायरामिडिन। दूसरी कौन होती है? प्यूरिन। प्यूरिन में 2 प्यूरिन आती है, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में 3 आती है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। पिरिमिडिन रिंग में 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, जबकि प्यूरिन रिंग के अंदर तो एक पूरी की पूरी पिरिमिडिन रिंग होती है। इमिडाजोल और कैसी रिंग? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन वलय और इमिडाजोल वलय दोनों के आपस में मिलने से प्यूरिन वलय बनती है। सर इमिडाजोल रिंग क्या है? सर ये 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन वाली रिंग होती है। ठीक है। और इसके 9th पोजीशन से ये प्यूरिन, जो पूरी प्यूरिन रिंग है, ये अपने इस 9th पोजीशन से, कौन से पोजीशन से? 9th पोजीशन से पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है, जबकि ये पायरामिडिन रिंग जो है ये अपनी 1st पोजीशन से पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है। ओके। अब सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों हमने फॉस्फोरिक अम्ल की बात की। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है H3PO4। H3PO4 से 3 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो फॉस्फेट बनेगा। ओके। ये फॉस्फोरिक अम्ल हमेशा पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। ओके। अब दोस्तों ठीक है, अपन ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है।
अब देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है फिर। सर अगर मैं केवल पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनी बेस को जोड़ दूं तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं तो वो न्यूक्लियोटाइड है। जैसे स्ट्रक्चर बना के बता दो तो ये लो सर, देखो बच्चों बात को समझना, ये है आपका पेंटोज शुगर, ये कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। कोई भी पेंटोज शुगर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो HOH, ये लो CH2OH। मैं एक एक करके जोड़ के आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। H और OH, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ओके, अब सबसे पहले मुझे न्यूक्लियोसाइड बनानी है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है सर, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ, कौन से कार्बन के साथ, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ में कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस। ये लो यहाँ नाइट्रोजनी बेस फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ी, या तो यहाँ प्यूरिन जुड़ेगी या यहाँ पे कौन जुड़ेगी, पायरामिडिन। अगर प्यूरिन जुड़ी तो कौन से पोजीशन से जुड़ेगी, फर्स्ट पोजीशन से, और पायरामिडिन जुड़ी तो कौन सी पोजीशन से जुड़ेगी मेरे दोस्तों, 9th पोजीशन से। ओके डन। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, आपका ग्लाइकोसाइडिक बनने वाला है। ओके, अब मेरे दोस्तों इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, जहाँ नाइट्रोजनी बेस है और जहां पेंटोज शुगर है, सर इसको हम जो है न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनी सर, जब पेंटोज शुगर के साथ हमने नाइट्रोजनी बेस जोड़ दी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो न्यूक्लियोसाइड बन गई। ओके, अब मेरे दोस्तों अगर इस 5th कार्बन के साथ, इस 5वें कार्बन के साथ मैंने अब क्या किया, तो ये तो आपकी कौन सी हो गई, न्यूक्लियोसाइड हो गई। अब न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, तो सर हम एक कंपोनेंट और बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाओगे भाई, तो सर देखिएगा यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हो, ठीक है सर, ये हमारा यहाँ नाइट्रोजनी बेस है, मान लो सर यहाँ हमारा जो है एडिनिन है। ओके, और सर यहाँ पे जो ये 5वां कार्बन है ना, इससे मैंने यहाँ पर सर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया, तो क्या हुआ सर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा इस 5th कार्बन से तो कौन जुड़ गया सर, फॉस्फेट जुड़ गया, और इस पहले कार्बन से कौन जुड़ गया सर, नाइट्रोजनी बेस जुड़ गई। तो सर अब 3 कंपोनेंट हो गए, कौन से 3 हो गए भाई, एक तो पेंटोज शुगर हो गई, दूसरी नाइट्रोजनी बेस हो गई, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड हो गया। जब तीनों ही हो तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और इस तरह की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और सर जो हमारा डीएनए है, हमारा आरएनए है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो है, ठीक है, याद रख लेना। अगर डीएनए की बात करूं तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन है, आरएनए की बात करूं तो उसमें 1 चेन है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है ना। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई हो तो डाई न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारी जुड़ी हुई हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, एनी डाउट। तो मेरे दोस्तों आज हमने बात की है न्यूक्लिक एसिड की। अगले टॉपिक के अंदर अपन और नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से अपना विश्वास, अपना भरोसा बना के रखना इस परिवार के साथ, यानी विजय एजुकेशन के साथ। और आपको यहाँ पर सबसे बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अच्छी मेहनत करते रहना। आपका जो मेन टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक उतना ही समय अपनी सेल्फ स्टडी को भी देना। जय हिंद।